With the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Now we are starting application for fee concession. फीस में रियायत के लिए या फीस में कमी के लिए आपने एप्लीकेशन लिखनी है. सो ऑटोमेटिकली आपको ये एप्लीकेशन जो है वो किसी स्कूल अथॉरिटी के नाम लिखनी पड़ेगी. सो यू मस्ट नो कि आपके स्कूल में हेड मिस्ट्रेस काम कर रही हैं या हेड मास्टर काम कर रहे हैं या प्रिंसिपल काम कर रहे हैं. तो जो भी आपके स्कूल में काम कर रहा है एज अ हेड आप वो लिखेंगे. सो अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ, आई मस्ट राइट द प्रिंसिपल. उसके बाद आपने सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल लिखना है. उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर नहीं करनी, क्योंकि आप ये एप्लीकेशन जो है वो बोर्ड में लिख रहे होंगे और बोर्ड जो है वो आपसे किसी किस्म की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन की डिमांड नहीं करता, बल्कि वो प्रोहिबिटेड है कि आप कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बोर्ड के साथ शेयर करें. सो आपने सिंपली सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल लिखना है. उसके अलावा आपने कोई चीज़ अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पे नहीं लिखनी है. उसके बाद आप सिंपली एड्रेस की जगह पे city.a.b.c लिखेंगे. उसके बाद अगर आपकी स्कूल अथॉरिटी फीमेल हैं तो आप मैडम लिखेंगे. अगर स्कूल अथॉरिटी मेल है तो आप सर लिखेंगे. उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे मैडम या सर के बिल्कुल जहाँ पे आप मैडम को मैडम को वाइंड अप करेंगे उसके साथ आपने कोमा ऐड करना है और उसके बिल्कुल नीचे से आपने स्टार्ट करनी है अपनी एप्लीकेशन. Respectfully, it is submitted that my father is working as a restorer in the municipal committee library. He draws a meager मामूली salary तनहा. He draws a meager salary of rupees 15,000. वो एक मामूली 15,000 की तनख्वाह वसूल करते हैं पर मंथ, हर महीने में. Naturally, he has to borrow, उन्हें उधार लेने पड़ते हैं मनी, पैसे, एवरी मंथ, हर महीने, टू मेक बोथ एंड्स मीट, अपने गुजर बसर करने के लिए. यानी अपने गुजर बसर करने के लिए उन्हें हर माह तकरीबन कुछ रुपए उधार लेना पड़ते हैं. He support a large family, वो एक बड़े कुंबे की कफालत करते हैं. Consisting of 5 daughters, जिसमें 5 बेटियां हैं एंड 3 sons, और 3 बेटे हैं. इनफैक्ट दर हकीकत द हाउस होल्ड वरीज, घर की परेशानियों ने, हैव कोज्ड ब्रेक डाउन इन हिज हेल्थ, उनकी सेहत को मुतासर किया है. एंड हैज़ बिन ऑन मेडिकल लीव, और वो बीमारी की वजह से छुट्टियों पे हैं फॉर ओवर 2 months, 2 महीनों से. इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स, इन हकाइक की रोशनी में, स्टेटेड अबव, जो पर लिखे गए हैं, इट इज़ रिक्वेस्टेड, आपसे गुजारिश की जाती है, डेट आई मे बी ग्रांटेड, के मुझे अता की जाए, फुल फी कंसेशन, मुकम्मल फीस में रियायत, एंड स्टिपेंड ऑफ रिस्क 1500, या फिर 1500 की रियायत पर मंथ, हर महीने में. आई एम बैडली इन नीड ऑफ दिस फाइनेंशियल रिलीफ, माली मदद, फाइनेंशियल रिलीफ, माली मदद. अदरवाइज आई विल हैव टू डिसकंटिन्यू, जारी नहीं रख सकना, माई स्टडीज़, अपनी तालीम को. माई फादर्स इनकम सर्टिफिकेट, मेरे वालिद साहब की तनख्वाह की दस्तावेज़, इज़ अटैच्ड, इसके साथ मुंसलिक है, फॉर योर काइंड पर्जुअल. थैंकिंग यू, yours obediently, OBEDIENTLY, obediently. इसके स्पेलिंग जो है वो आप याद रखें, ये बहुत कंफ्यूजिंग स्पेलिंग है. OBEDIENTLY, yours obediently. अब जब आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखेंगे तो आप स्कूल का नेम भी लिखेंगे और नीचे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे. बट वेन एवर यू आर राइटिंग दिस एप्लीकेशन इन बोर्ड, जब आप कभी ये एप्लीकेशन जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में लिखेंगे, सो फिर आप कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे. आप योर्स ओबीडियंटली के बाद कोमा लगा के x.y.z लिखेंगे. बट जब आपने स्कूल के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, सो यू मस्ट राइट योर स्पेसिफिकेशंस, योर नेम, योर क्लास, योर सेक्शन, योर रोल नंबर, योर कॉन्टैक्ट नंबर. You will be fine. I'm here with a new lecture and application for school living certificate. First of all,
you must know about the pattern of an application. At the top, you have to write the principal and mark comma. After that, you just mention government school if you are writing your application in examination center. So you must write only the government school. And if you are writing an application for your school, so you have to mention your actual school name. So we are preparing a lecture for examination centers. So first of all, you must mention the principal and mark comma. After that, government school only, because you are not allowed to share any personal information with board. So on the space of Lahore Grammar School, you must mention only the government school. You must write government school and mark full stop. Again, if you are writing your application for your school, so you must mention the address of your school. But if you are writing this application for examination center, so you must mention only Lahore and mark full stop. After that, subject. So this application is for issuing school living certificate. Respected sir, comma, रिस्पेक्टेड सर के बाद आप कॉमा लगाएंगे. इट इज स्टेटेड दैट, ये बताया जा रहा है, आई एम स्टूडेंट ऑफ 8th ग्रेड, कि मैं 8वीं जमात का तालिब इल्म हूँ, इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, एंड माई रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस, और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है. जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यू मस्ट मेंशन. माई फादर इज आर्मी एम्प्लॉय, मेरे वालिद साहब जो हैं वो आर्मी में मुलाजिम हैं. हिज जॉब नेचर, उनकी नौकरी की फितरत, इज ट्रांसफरेबल, वो एक जगह से दूसरी जगह तबादले वाली है. एंड ही इज ट्रांसफर्ड टू इस्लामाबाद, और उन्हें इस्लामाबाद में ट्रांसफर कर दिया गया है. सो वी हैव टू शिफ्ट देयर, लिहाजा हमें वहां मुंतकिल होना है. आई हैव टू टेक एडमिशन, और मुझे दाखिला लेना है देयर, वहां पे. टू कंटिन्यू माई एजुकेशन, कि मैं अपनी तालीम को जारी कर सकूं. फॉर व्हाट, इसीलिए. आई नीड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मुझे स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है. आर शिफ्टिंग प्रोसेस, हमारी मुंतकली का अमल, प्रोसेस अमल, इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, वो पहले ही मुकम्मल हो चुका है. आई स्ट्रांगली, मैं बहुत शिद्दत से, रिक्वेस्ट यू, आपसे गुजारिश करता हूँ, टू अर्जेंटली इशू, के मुझे जल्द अज जल्द अरसाल फरमाएं मैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मेरे स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट. आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, यू विल कंसिडरेट टूवर्ड्स माई रिक्वेस्ट, कि आप मेरी इस गुजारिश पर अमल दरामद करेंगे. थैंकिंग यू, आपका शुक्रगुजार. योर्स ओबीडियंटली. अब ओबीडियंटली के स्पेलिंग देख लें. ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में आपने ओबीडियंटली लिखना होता है, OBEDIENTLY, योर्स ओबीडियंटली. और उसके बाद अगेन, इफ यू आर राइटिंग योर एप्लीकेशन फॉर योर स्कूल, सो यू मस्ट मेंशन योर स्पेसिफिकेशंस, योर नेम, योर क्लास, योर रोल नंबर. बट इफ यू आर राइटिंग दिस एप्लीकेशन फॉर योर एग्जाम्स, so you must mention x.y.z. We are now starting pair of words. Pair of words, actually the group of words that have the same pronunciation but different meanings. So the first word is bale, B-A-L-E, bale. इसका मतलब होता है गठिया. So the sentence of the bale, bale means गठिया.
There were a large number of bales of cotton in the room. कमरे के अंदर रुई की बहुत सी गठियाँ मौजूद थी. बिल्कुल इसी प्रोनाउंसिएशन पे बेल, BAIL बेल, इनके स्पेलिंग डिफरेंट हैं, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट हैं. BAIL बेल होता है जमानत, जमानत किसी की जमानत पे रिहाई करवाना. सो हिज एप्लीकेशन, उसकी दरखास्त फॉर बेल, जमानत के लिए, वॉज नॉट एक्सेप्टेड, कबूल नहीं की गई बाय द मजिस्ट्रेट. मजिस्ट्रेट जो है उसने इसकी जमानत की दरख्वास्त को कबूल नहीं किया है. आफ्टर दैट द वर्ड बेयर, BARE बेयर, बेयर नंगा. डू नॉट वॉक बेयर फुटेड ऑन द ग्राउंड, जमीन पर नंगे पाँव मत चलिए. सेकेंड वर्ड इज बियर, BEAR बियर, रीच. आई सो अ बियर इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक रीछ देखा. आफ्टर दैट द वर्ड बर्थ, BERTH बर्थ. बर्थ कहते हैं जो ट्रेन पे आपको आपकी नशिस्त के साथ, आपकी सीट के साथ सामान रखने के लिए या आराम के लिए जो आपको एक एक्स्ट्रा सीट मिलती है, उसे कहते हैं बर्थ, BERTH बर्थ, ट्रेन की बर्थ. सो द सेंटेंस ऑफ द बर्थ इज आई रिजर्व्ड अ बर्थ इन द शालीमार ट्रेन, मैंने शालीमार ट्रेन में अपनी एक बर्थ को बुक करवाया. द सेकेंड वर्ड इज बर्थ, देखिए सेम प्रोनाउंसिएशन है, BIRTH बर्थ. व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, इसका मतलब है कि आपका तारीख़ पैदाइश क्या है. उसके अलावा है बिसाइड, BESIDE बिसाइड, एक तरफ. अदनान इज सिटिंग बिसाइड आसिफ, अदनान आसिफ की एक तरफ बैठा है. द नेक्स्ट वर्ड बिसाइड्स, बिसाइड्स जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग इसका डिफरेंट है. बिसाइड्स कहते हैं के अलावा. बिसाइड्स राइटिंग, लिखने के अलावा. आई हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, मुझे इसे अच्छी तरह याद करना है. एंड यू मस्ट ऑल्सो लर्न दीज पेयर ऑफ वर्ड्स बाय हार्ट, आप लोगों ने भी इन पेयर ऑफ वर्ड्स को अच्छी तरह से याद करना है. एंड द लास्ट एंड द फाइनल वर्ड इज ब्रेक, BRAKE ब्रेक. द ब्रेक जो आप अपनी साइकिल पर, मोटर बाइक्स पर, डिफरेंट व्हीकल्स पर, डिफरेंट व्हीकल्स को स्टॉप करने के लिए जो ब्रेक अप्लाई करते हैं, डेट आर BRAKE ब्रेक. द ब्रेक ऑफ द साइकिल फेल, जो साइकिल की ब्रेक थी वो फेल हो चुकी थी. एंड द सेकेंड वर्ड ऑफ ब्रेक इज BREAK ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना. हैंडल इट केयरफुली, इसे अच्छे से पकड़ो, अदरवाइज इट में ब्रेक, वरना ये टूट सकता है. Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, I hope that you will be fine. Today we will discuss tense, the present indefinite tense, past indefinite tense and the future indefinite tense. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को जो है वो डिस्कस करना है. तो ये हमने ट्रांसलेशन के तौर पे करना है कि आपको उर्दू के सेंटेंसेस आएंगे एंड यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इंग्लिश. ठीक है, ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, ये आपके बी पोर्शन का यानी ग्रामर पोर्शन का, ग्रामर पेपर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. सो आपको किस तरह से पता चलेगा कि जो गिवन स्टेटमेंट है आया कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की है. तो कुछ गेस जो है वो मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल जो उर्दू सेंटेंस है उसके लास्ट पे आपको मिलेगा ता है, ती है या ते हैं. जब भी ता है, ती है, ते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, जितनी भी बेटा जनरल स्टेटमेंट्स हैं जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, ये सारे के सारे जो हैं ये कवर करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अच्छा, इसके साथ साथ जो आपकी डेली रूटीन होती है, रूटीनिक वर्क होता है, जो रूटीन में आप काम करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं, जितने भी डेली रूटीन के काम हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर करता है. और उसके साथ साथ जितने आपके यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टेंस जो है वो कवर करता है. फॉर्मेशन इसकी क्या होती है, सब्जेक्ट हमेशा जो एक्टिव वॉइस का टेंस होता है, जो एक्टिव वॉइस का असर्टिव टेंस होता है,
उसमें हमेशा सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। मेन जो फोकस है आपका, आगे आपने 9th क्लास में जाना है, तो बेटा यू मस्ट नो अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वहाँ पे एक जो है वो ट्रिकी किस्म का एक 9th क्लास में भी, 10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी जो है वो एक ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन आता है जिसमें आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पुट करना होती है। अगर अभी से आप देख लें कि प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस में, पास्ट में, फ्यूचर में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू पीपल्स। अच्छा, अब सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आपके पास एग्जांपल है, ही राइट्स अ लेटर। अब जो फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए ही राइट अ लेटर, बट यहाँ पे है ही राइट्स अ लेटर। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है उसमें जितने भी आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, उसमें आप सब्जेक्ट के साथ, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का एडिशन करते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद बेटा देख लें, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि जो सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ई एस का एडिशन करेंगे। उसके बाद बेटा एक सिंपल आपके पास सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर। तो जब आप नेगेटिव में मूव करेंगे तो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू और डज होता है। ऐसे सब्जेक्ट जिनके साथ आप एस या ई एस का एडिशन करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, तो उनके साथ आप डज यूज करेंगे। और इसके अलावा आई, वी, दे, यू जो प्लूरल नाउन्स हैं उसके साथ आप क्या यूज करेंगे, यू, उसके साथ आप डू यूज करेंगे। ठीक है जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो डू हैं और डू के साथ डज हैं। ठीक है। अब नीचे आप एग्जांपल्स देख लें। सिंपल में आएगा ही राइट्स अ लेटर, नेगेटिव ही डज नॉट राइट अ लेटर, और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव डज ही नॉट राइट अ लेटर। ठीक है जी। नाउ बेटा हमारा अगला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर वही बात, हमें जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट फॉर्म और इन पास्ट फॉर्म। जी बेटा अगला जो हमारा टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट जो स्टेटमेंट है वो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि इधर जो गिवन स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट टेंस की है या पास्ट टेंस की है। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि जो प्रेजेंट की स्टेटमेंट है बेटा वो कोई भी जनरल स्टेटमेंट होगी, डेट एंड्स अपॉन ता है, ती है, ते हैं, और यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे, रूटीन के वर्क भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। अब कुछ ऐसे टास्क हैं जो आप परफॉर्म कर चुके होते हैं पास्ट टाइम में। ठीक है। इंसिडेंट डेट हैपेंड जो पहले वकू पजीर हो चुके होते हैं उसके लिए आप जो है वो पास्ट फॉर्मेशन यूज़ करेंगे। ये सेंटेंसेस जो है बेटा ये अलिफ छोटी और बड़ी के ऊपर एंड होते हैं। अब आप कहेंगे कि ता है, ती है, ते हैं में भी जो है वो अलिफ छोटी बड़ी आता है, बट बेटा ये सेंटेंसेस ता है, ती है, ते हैं पे एंड नहीं होते। इसकी एग्जांपल देख लें कि मैंने नमाज पढ़ी, अब ये छोटी पे सेंटेंस जो है वो वाइंड अप होगा। मैं स्कूल गया, ये अलिफ के ऊपर सेंटेंस एंड होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा कि आपका सिर्फ एक टेंस है, बल्कि वो भी कंप्लीट टेंस नहीं है, एक टेंस का सिर्फ असर्टिव पोर्शन है जिसमें आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। सो वो पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव पोर्शन है जिसमें आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। इसके अलावा 12 के 12 टेंसेस में से किसी में भी आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करनी है। अच्छा, अब इसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब के तौर पे भी देख लेते हैं। जब आपके पास सेंटेंस में अगो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, तो ये सारी चीजें पास्ट को इंडिकेट करती हैं। तो यहां पे आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो मार्क करनी है। अब बेटा देख लें, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसकी फॉर्मेशन है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है डेट इज डिड। हेल्पिंग वर्ब इसका डिड है। सिंपल इसकी जो आपके पास एग्जांपल है, ही रोट अ लेटर। ही जो है ये सब्जेक्ट है, रोट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और अ लेटर जो है वो
ऑब्जेक्ट है। इसके बाद बेटा इसका जो नेगेटिव एग्जाम्पल है उसमें आप इसका जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। नेगेटिव स्टेटमेंट में निगेशन आती है, सो ही डिड नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव पोर्शन में आप कहेंगे डिड ही राइट अ लेटर और क्वेश्चन मार्क ऐड करेंगे। और लास्ट में बेटा आपके पास आएगा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, जिसमें आप डिड ही नॉट राइट अ लेटर। एक चीज बेटा याद रखें, जब भी आपके पास कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, यानी जिसमें आपने कुछ भी क्वेश्चन आस्क करना होता है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब आपको मार्क करना होता है। अब जो है वो हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बेटा ये आपको मैं पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये आपको ट्रांसलेशन के तौर पे आएगा 8th क्लास में इंग्लिश पी के पेपर में, जो आपका ग्रामर पोर्शन है उसमें। सो आपको उर्दू स्टेटमेंट्स दी गई होंगी एंड यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इंग्लिश। सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ तो आपका जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी वो होगी ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, या ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। अब बेटा आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इधर जो गिवन स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, पास्ट इंडेफिनिट की है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट की है। तो प्रेजेंट और पास्ट के पोर्शन में मैंने आपको उनकी आइडेंटिफिकेशन बताई। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर जो टेंस है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है गा, गी और गे। अब उसके बाद बेटा जो है आपके पास फॉर्मेशन आएगी कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये फ्यूचर की स्टेटमेंट है, तो फिर आपने इसे ट्रांसलेट किस तरह से करना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या विल या फिर शेल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसी पैटर्न पे जो है वो एग्जांपल नीचे देखें। पहले आप ये देख लें कि आई और वी के साथ जो है वो शेल यूज़ करेंगे, बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स या प्रोनाउंस हैं उनके साथ आप विल यूज़ करेंगे। सिंपल की जो आपके पास एग्जांपल है, ही विल राइट अ लेटर। नेगेटिव में ही विल नॉट राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव में विल ही राइट अ लेटर। जो भी इंट्रोगेटिव का जिस भी टेंस का इंट्रोगेटिव पोर्शन हो उसमें हेल्पिंग वर्ब टॉप पोजीशन पे यानी सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है, विल ही नॉट राइट अ लेटर। अब हम देखेंगे कि इसका होमवर्क क्या है। जी बेटा जी, आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है, जिसे आप इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन कहते हैं, ये पिक भी जो है वो आप देख सकते हैं। इसमें से आपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के असर्टिव एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, जो इंडेफिनिट की एक्सरसाइजेज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इनके पेज नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ। होमवर्क जो है वो आपने सोल्व्ड ट्रांसलेटेड एक्सरसाइजेज, जो आपकी एक्सरसाइजेज सॉल्व होंगी ना बुक में, जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का पोर्शन निकालेंगे इंडेक्स में से, पास्ट इंडेफिनिट का पोर्शन निकालेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट का जो आपका बिल्कुल टाइटल पेज होता है उसमें से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्सरसाइजेज निकालनी है, और उसमें जो सॉल्व्ड ट्रांसलेटेड एक्सरसाइजेज हैं वो आपने सॉल्व करनी है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे तो जो बुक मैंने यूज़ की है उसमें जो है वो पेज नंबर 74, 75 और 76 है। पास्ट इंडेफिनिट का पेज नंबर 95, 96 और 97 है, और फ्यूचर इंडेफिनिट का पेज नंबर 117 मीन्स 117, 118 और 119 और 120 है। मैं फिर आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि इसमें से आपने सिर्फ सॉल्व वाली एक्सरसाइजेज, जिनकी ट्रांसलेशन बुक में सॉल्व हुई होगी, वो वाली एक्सरसाइजेज आपने कॉपीज़ पर सॉल्व करनी है। बेटा दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेक्चर। स्टे होम, सेव लाइफ। अल्लाह हाफिज़।